प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चों के गार्जियंस, आप सबको लोकेश दीक्षित का नमस्कार। दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आज का ये जो पॉडकास्ट हम बना रहे हैं, बेसिकली इसमें हमने जो बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, यूजुअली आज जो बच्चे फेस करते हैं पढ़ाई के वक्त, जितनी प्रॉब्लम्स उनको फेस होती है, उन सारी प्रॉब्लम्स को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने के लिए पॉडकास्ट हमने तैयार किया है, जिसमें एक स्टूडेंट यशस्वी जूनियर स्टूडेंट है, जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रैक की हैं अपने सहपाठियों से, अपने कलीग से या आसपास के बच्चों से मिलकर इसने जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनका एक कलेक्शंस बनाया है। तो आज उन सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम लोकेश दीक्षित है। मैं 4 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एजुकेशन मीन्स एमएड। और मुझे 20 से 25 साल का कड़ा अनुभव है। डिफरेंट स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है। आज भी दिल्ली के एक रेपुटेड स्कूल्स में मैं पीजीटी फिजिक्स हूँ। बच्चों को कोचिंग भी देता हूँ, मैथ और फिजिक्स की, जेई वगैरह को या बोर्ड्स लेवल की। तो काफ़ी लंबा मेरा अनुभव रहा है बच्चों से रूबरू होने का। बच्चों से मैं डेली इंटरेक्ट होता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को लेता हूँ, क्लासेस में भी मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना जो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक लार्ज स्केल पर डिस्कस किया जाए, ताकि और बाकी के स्टूडेंट्स को भी कुछ सॉल्यूशंस, जहाँ तक हमारे लेवल पर है पॉसिबल हो सकता है, वो सॉल्यूशंस मुहैया कराया जाए। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस पॉडकास्ट को बहुत सहजता से, बहुत धैर्य से, बहुत पैसेंस रखकर इसका जो है आप देखेंगे। और हमारे स्टूडेंट यशस्वी, जो बड़ी खोज करके, बड़ी सर्च की, जिसने ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी की, जो इसके कलीग्स थे वे फेस करते थे, तो उसका भी आप लोग जो है थोड़ा सा उत्साह यानी कि एनकरेज करेंगे उसको भी आप, और उसको भी अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे। तो मैं यशस्वी दीक्षित से कहूँगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताए। फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम यशस्वी दीक्षित है और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं कई आप सबकी प्रॉब्लम्स और अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स से, अपनी सिस्टर से कुछ प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ, जो आज हम लोकेश सर से पूछने वाले हैं। तो उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि हर कोई कहता है कि अंदर पढ़ाई का जुनून होना चाहिए, तो उस जुनून को बनाना कैसे है, ये किसी ने बताया नहीं। तो क्या आप इसका आंसर देना पसंद करेंगे? ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। बेसिकली सवाल होता है कि जुनून होता क्या है, राइट, और हम उसको अपने अंदर कैसे पैदा करें। तो इसका बहुत सीधा सा जवाब है। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ बहुत ढीले ढाले से होते हैं, कुछ बहुत अलर्ट रहते हैं और अलर्ट रहते हैं अपने टारगेट के प्रति। देखते ही बनता है कि उनके अंदर एक सनक सी है, एक उनके अंदर एक जुनून सा है कुछ कर गुजरने का। तो बेसिकली जुनून है क्या, इसको हम किस तरीके से जो है अपने अंदर इंटेंसिफाई करें। तो इसका एक सीधा सा है कि अगर हम अपने टारगेट के प्रति, जो भी हमने अपना एक टारगेट फिक्स किया, जैसे सपोज यशस्वी को डॉक्टर बनना है, या यशस्वी को इंजीनियर बनना है, या इसको एक वैज्ञानिक बनना है, या इसको एक कुछ भी, मतलब किसी भी फील्ड में कुछ खास करना है, बिजनेसमैन बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कुछ भी बनना है, समथिंग लाइक दैट। तो इसके अंदर अपने उस उद्देश्य को, जिसको ये अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जो इसने फिक्स किया है, उस उद्देश्य के प्रति इसका इतना मोरल इतना हाई होना चाहिए कि आने वाली आसपास की कोई भी दिक्कतें इसको वहां से डिगा ना सके, ये उतना अडिग रहे। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा जो उद्देश्य है, जो पर्पज है, जो लाइफ का एक टारगेट है, अगर वो बहुत क्लियर है, वो बहुत फिक्स है, तो हमारे अंदर उसको लेकर पूरी ऑनेस्टी होनी चाहिए। मीन्स उसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हम अपने शरीर को विभिन्न डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने से बचाते हैं। जैसे मान लें सपोज कि हम रोड पर जा रहे हैं, तो हम देखते हैं ना कि हमारे शरीर की कितनी सेफ्टी करते हैं हम, कि इधर से बाइक ना लग जाए, इधर से स्कूटर ना लग जाए, कोई गाड़ी हमको हिट ना कर दे। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके प्रति हम पूरा सजग है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने टारगेट के प्रति पूरा सजग हो और अपने टारगेट को समझ लें कि ये मेरी आत्मा है, मेरा प्राण है, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, जब तक कि मैं इसको अचीव नहीं कर लेता, तो समझो कि आपके अंदर वो जुनून पैदा हो गया।
और आपकी नीयत सही है, आप फुल्ली ऑनेस्ट हैं, तो एक दिन आप उस टारगेट को जरूर प्राप्त करके रहोगे। तो बस जरूरत किस चीज की है कि आपकी वो इंटेंसिटी होनी चाहिए। सोते उठते बैठते अपने टारगेट के बारे में सोचते रहना चाहिए। उसी को जुनून कहते हैं, उसी को हम सनक कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे एक वैज्ञानिक होता है, एक वैज्ञानिक जब तक अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेता, वो अपनी लेबोरेटरी से हटना पसंद नहीं करता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इतिहास में मिलेंगे। किसी भी एक महान आत्मा की आप जो है हिस्ट्री पढ़कर देख लीजिए। मैंने बहुत सारे वैज्ञानिकों की बायोग्राफी पढ़ी है, बहुत सारे महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हैं, तो मैंने यही देखा कि जब तक उन्होंने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया, तब तक वे अपने रास्ते से हटे नहीं, अड़िग रहे। तो यही है कि हमारे अंदर वो इंटेंसिटी होनी चाहिए अपने टारगेट को लेकर। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैंने अक्सर बच्चों को और कई बच्चों से मैंने पूछा, तो उन्होंने ये पूछा कि जैसे ही वो पढ़ने बैठते हैं, कुछ समय में उनका दिमाग किसी दूसरी चीज़ों में पढ़ने लगता है, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, कंसंट्रेशन ही नहीं बना पाते पढ़ाई पर। तो इसका क्या आप जवाब देना चाहेंगे? ओके, देखो यशस्वी, जहाँ तक बात है ऊब जाना, तो पहले मैं इस वर्ड को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जल्दी क्यों ऊब जाते हैं। बेसिकली जल्दी ऊबने का जो एक रीजन है, वो एक रीजन वही है कि हमने जो अपना सब्जेक्ट चूज किया, हमने जो अपना टारगेट फिक्स किया, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। या तो वो हमने समाज के आसपास के लोगों को देखते हुए चूज किया, या घर से कोई ऐसा प्रेशर पड़ा तब हमने चूज किया। तो उगना केवल तभी होता है जब उस पर्टिकुलर चीज में हमारा इंटरेस्ट कम होता है। अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट पूरा होगा तो हम कभी उग ही नहीं सकते। तो पहली तो बात हो गई कि भाई हम उगते क्यों हैं। उगते तभी हैं जब उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है और वो चीज हम पे थोप दी जाए। तो हम नेचुरल है कि उसे में अपना पूरा 100% नहीं दे पाएंगे और जल्दी हम सोचेंगे इससे पीछा छूट जाए। तो इसलिए जो भी आप सब्जेक्ट चूज करो, वो पढ़ाई का सब्जेक्ट हो, वो आपके लाइफ के किसी भी फील्ड का कोई भी काम हो, आप वो चूज करो जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट हो। जब तक आपका पूरा इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप उसे 100% अपना नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात है कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनता। तो कंसंट्रेशन पे मैं एक बात कहूंगा कि हमारा जो टारगेट है, जैसे मैंने अपने आपके पहले सवाल में भी जवाब दिया कि हमें अपने टारगेट को अपने शरीर में होने वाले प्राण की तरीके से समझना चाहिए, जिसके बिना हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। तो कंसंट्रेशन बनाने का एक तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। अगर वे पांचों इंद्रियां हम कंट्रोल कर लें, तो एक तरीके से हम जो है भगवान की श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो इतनी ताकत आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, समाधि, कि हम हर चीज अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें अपने आप को पूरा डुबो कर करो। अगर सपोज आप कोई चीज रीडिंग कर रहे हो, तो आपकी जो आंखें हैं वो फुल्ली उन वर्डों पर पढ़नी होनी चाहिए, उसकी दृष्टि। आपके कान आपकी आवाज को सुन रहे होंगे जो आप पढ़ रही हो। अगर आप अपनी जबान को बंद करके पढ़ रहे हो, मुंह को बंद करके पढ़ रहे हो, तो आपकी सांसें जो निकल रही हैं, आपके कानों तक उनकी आवाज आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी यानी कुछ इंद्रियां जो हैं एक साथ एक ही टारगेट पर फोकस हो जाएगी। तो जब इस तरीके से आपकी ये जो इंद्रियां हैं, जिनको हम कहते हैं सेंसेस, तो ये जब एक ही साथ एक ही फोकस पे टारगेट हो जाएंगी, तो नेचुरल है कि आपका कंसंट्रेशन बनेगा और जो काम आप 1 घंटा या 2 घंटे में कर रही हो, वो आप बहुत कम समय में कर लोगे। मानकर चलो कि आधे घंटे में आपका काम पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपनी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में यूज कर सकती हो, और 6 महीने में होने वाले टारगेट को आप बहुत कम समय में अचीव कर सकती हो। ऐसा लोग करते हैं, जो महान लोग हुए हैं या जो आज भी महान लोग अपने टारगेट में लगे हुए हैं, वो ऐसा ही करते हैं।
इस पर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने ऊबने का तो मतलब बताया, पर ऊबने से ये मतलब नहीं है हमारा। कोई बच्चा पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते इस तरीके से बोर हो जाता है, उसका माइंड पूरा अलग अलग चीज़ों से भर जाता है, तो उसको फ्रेश, उसको टेंशन फ्री कर कैसे करें, हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे दें, जिसका बच्चों के पास आजकल टाइम ही नहीं है। हाँ, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे जैसे अभी आपने बताया कि भाई बच्चे को एक इस टाइप का हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे मिले। तो इन्वायरमेंट हेल्दी खुद से बनाया जाता है, अपने विचारों से बनाया जाता है। अब ये मत कहिए कि हमें हेल्दी इन्वायरमेंट आस पड़ोस के लोग बनाकर देके जाएंगे। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आपके चारों तरफ बहुत सारी भीड़ है, तो आप उस भीड़ से क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या आपको वो बहुत साफ साफ रास्ता देगी कि आइए यशस्वी आप आइए इस रास्ते से जाइए, हम हट गए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। वो कैसा एनवायरनमेंट है उससे आपको खुद अपने आप बचकर चलना होता है। वहां आपकी कोई मदद नहीं करेगा कि आइए जी आप आइए। तो ऐसे ही हर जगह होता है, ऐसे ही क्लास में होता है। क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है। घर में पेरेंट्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, तो कई तरीके के पर्सन्स होते हैं। हो सकता है सबसे हमारी थिंकिंग ना मिलती हो, तो वो इन्वायरमेंट हमें खुद ही बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है इन्वायरमेंट की कि अगर सपोज हम उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो महान लोगों ने बोला है, जितने भी ग्रेट पर्सन्स हुए हैं उन सब ने कहा है एकला चलो रे। तो फिर आप अपने आप को अकेला रखो। अकेला इन द सेंस कि अपने थॉट्स ऐसे लोगों से शेयर करो जो उनकी इज्जत कर सकते हो। ऐसे लोगों के साथ शेयर मत करो जो आपकी मजाक उड़ाते हो या जो आपकी खिल्लियां उड़ाते हो और जो आपको हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करते रहते हो। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठो बैठो, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलो। तो मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम हेल्दी इन्वायरमेंट कैसा बना सकते हैं। उसकी जिम्मेदार हम खुद होते हैं, कोई दूसरा हमें हेल्दी इन्वायरमेंट बनाकर नहीं देगा। हेल्दीनेस हमारे अपने हेल्दी विचारों से आएगी, दूसरे के विचारों से नहीं आएगी। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे आसपास चारों तरफ हमको दिखाई देगा। तो ये हमारे मन का भ्रम होता है कि हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट है। ये सिर्फ मैं एक एक्सक्यूज मानता हूँ। जिन्हें कुछ नहीं करना होता है लाइफ में, वो बहुत सारे एक्सक्यूज ढूंढ सकते हैं, तो उनमें से ये एक एक्सक्यूज है। तो अपने थॉट्स को हेल्दी बनाओ और उससे ऐसी वाइब्स भेजो इन्वायरमेंट में कि आपको सब हेल्दी हेल्दी नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आजकल के बच्चों को ओवर थिंकिंग की एक आदत लगती है। हम अगर अपने थॉट से इन्वायरमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिविटी कैसे न कैसे करके आ जाती है, तो उस ओवर थिंकिंग को कैसे रोकना चाहिए? या जैसे मैंने अभी बताया है कि नेगेटिविटी क्यों आएगी। नेगेटिविटी तभी आती है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है। अगर सपोज मैं अपना काम कर रहा हूँ और एक बंदा मेरे को आके कहता है ओह ये क्या कर रहे हो, तो गलत है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो मेरा क्या रिस्पॉन्स उसको होना चाहिए? अगर मैं अपने टारगेट के प्रति बहुत ऑनेस्ट हूँ तो मेरा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसको बुरा भी ना लगे और मैं अपने टारगेट को अचीव करने में सफल भी हो सकूँ। तो मीन्स अगर मैं उसको समझा नहीं सकता तो मैं चुप रहूँ, अपनी एनर्जी उसके साथ बहसाबाजी में, डिस्कशन में, आर्ग्यूमेंट में खराब ना करूँ। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से हम जो है अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं और अपने टारगेट में उसको यूज कर सकते हैं और दूसरे बंदे के साथ हम आर्ग्यूमेंट करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट न करके अपना टाइम बचा सकते हैं। और उसके बाद जब उसको कोई जवाब नहीं देंगे तो एक दिन दो दिन के बाद वो बंदा भी फिर हमसे जो है कुछ बोलना बंद ही कर देगा। तो इस तरीके से हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बहुत हेल्दी भी रख सकते हैं और नेगेटिविटी फ्री भी बना सकते हैं। तो बात वही आती है घूम फिर कर कि हमारे थॉट्स कैसे हैं। हमारे थॉट्स जैसे होंगे वैसे ही हमारे आसपास का जो वाइब्स होगी, जो वाइब्रेशंस हमारे थॉट से निकलते हैं वो फैलेगी, राइट? और जब वो वाइब्रेशंस नेगेटिव फैलेगी हमारे अंदर से तो हमें नेगेटिव चीजें ही दिखाई देंगी। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी ही ढूंढ रहे हैं हर चीज में, तो नेचुरल है। अब जैसे मान लिया किसी ने मेरे को कुछ उल्टा बोल दिया, कुछ अपशब्द कह दिए, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं उसको दूसरे वे में सोच सकता हूँ कि चलो इसने ऐसा कुछ बोला, इसका भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है।
तो इसका मतलब मैंने पॉजिटिव वे में ले ली उस चीज़ को, उसको बुरा भी नहीं लगा, और मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले ली और मैं अपने काम में लगा रहा। दूसरा तरीका है कि मैं उसके उस वर्ड्स का उल्टा रिएक्शन करूँ, दोनों में तू मैं हूँ, आपस में लड़ाई हो और पूरा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। इन्वायरमेंट हम बना लेते हैं, पर आजकल के बच्चों को उनका सक्सेस, उनका टारगेट अचीव करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम येती है डिस्ट्रैक्शंस, और उन डिस्ट्रैक्शंस में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका क्या कैसे हल करें? बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शंस अगर देखा जाए तो हर मोमेंट पर है। मोबाइल्स हैं, टीवी है ना, गेम्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि हम क्या चाहते हैं। हमें अपने रास्ते से कोई तभी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है जब हम चाहेंगे, जब हम चाहेंगे तभी ऐसा हो सकता है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। श्री राम जी वनवास गए थे, सुपर्णखा उनके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आई थी, तो क्या सुपर्णखा ने श्री राम जी को उनके रास्ते से भटका दिया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो डिटरमाइंड थे, कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। तो वही बात आज भी लागू होती है कि अगर हमें पता है कि मेरा टारगेट वो है तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अर्जुन को पता था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख बेंधनी है, तो उसको आसपास के पत्ते पौधे या चिड़िया का पूरा शरीर नहीं दिखाई दिया, सिर्फ उसकी आंख दिखाई दी। एकलव्य को देख लो आप, एकलव्य के पास तो कोई टीचर नहीं था, उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति को अपना गुरु बना लिया और अपने लक्ष्य पर लगे रहे। क्या अगर वो तो बहुत सारे बहाने बना देते, मुझे तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया पढ़ाने को, मैं कैसे बनूंगा, लेकिन वो अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे। तो बात वही है कि हम अपने टारगेट के प्रति कितने सजग हैं। जब हम अपने टारगेट को अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करेंगे ना, तो दुनिया की तो क्या, एक बार को अगर भगवान भी आ जाएगा तो भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और दूसरी बात, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक्चुअली हमारा एग्जाम लेती हैं हर मोमेंट पर कि हम अपने उद्देश्य के प्रति कितने ऑनेस्टी से लगे हुए हैं। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति ऑनेस्टी से लगे हैं, अडिग हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो हमारे दिमाग में इतनी जगह तो होनी ही नहीं चाहिए कि हम इधर उधर की बातें उसके अंदर खपाएं। हमारे दिमाग तो भरा होना चाहिए कि हाउ कैन अचीव माई टारगेट, मैं अपने टारगेट को किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ, वो मेरे दिमाग में होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बात सारी यही है। कई लोगों का कहना होता है कि पढ़ने के लिए हमें कोई एक समय चुनना चाहिए, कोई एक अच्छा समय, कोई ऐसी जगह जिस पे हमें अच्छे से पढ़ा जा सके। तो क्या ऐसी कोई जगह होती है जिस पे पढ़ना अच्छा होता है, और अगर हाँ तो वो कौन सी जगह या कौन सा समय है जिस पे हमें पढ़ना अच्छा होता है हमारे लिए? देखो बेटा, नथिंग इज परफेक्ट। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में आप कहीं चले जाइए, कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई कहे कि कल का दिन शुभ होगा और मैं कल पढ़ूंगा, तो वो कल सुबह उठकर फिर कहेगा कि हो आज तो ये हो गया, कल का दिन शुभ होगा, मैं कल पढ़ूंगा, आज 12 बजे पढ़ूंगा, आज 2 बजे पढ़ूंगा, आज रात में पढ़ूंगा, आज दिन में पढ़ूंगा। तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। सारा समय बेस्ट है, कोई भी टाइम चूज कर लो वो बेस्ट है, कोई भी डे चूज कर लो वो बेस्ट है। स्थान से कुछ नहीं होता, जहां मैं फुल्ली कंसंट्रेटेड होकर पढ़ सकता हूं वो मेरे लिए बेस्ट है। तो परफेक्शन नहीं होता। अगर ये सोचते रहोगे कि कल होगा परफेक्शन तो कल मैं करूंगा, आज ये चीज नहीं, कल वो चीज आ जाएगी मेरे पास, तब बहुत बढ़िया से पढ़ सकूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो कभी कुछ नहीं हो सकता। वो बंदा जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। तो परफेक्शन की उम्मीद कभी मत रखो। बेस्ट इज नथिंग, बेस्ट इज नथिंग। वो सिर्फ मेरी साइकोलॉजी है, मैं किसको बेस्ट कहता हूँ। मुझे बेस्ट लगता है, किसी को दूध पीना बेस्ट लगेगा, किसी को पानी पीना बेस्ट लगेगा, किसी को दिन का समय बेस्ट लगेगा, किसी को रात का समय बेस्ट लगेगा। तो बेटा, जब आंखें खुले तभी सवेरा। तो जब भी हम अपने टारगेट को निर्धारित कर लें
उसके प्रति कॉन्शियस हो जाए उसी समय से, तो समझो वही हमारे लिए बेस्ट समय है और वही हमारे लिए बेस्ट स्थान है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि नथिंग इज बेस्ट एंड एवरीथिंग इज बेस्ट डिपेंडिंग ऑन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कई लोग कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, पर उससे सिर्फ शारीरिक पोषण मिलता है, तो दिमाग को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? देखो बेटा, आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि बादाम खाएं तो शारीरिक पोषण अच्छा रहता है, हम बढ़िया हरी सब्जियां, प्रोटीन मिले, है ना, कार्बोहाइड्रेट मिले तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। अब दिमाग को अगर आपको स्वस्थ रखना है, दिमाग को हेल्दी रखना है, उसको हष्ट पुष्ट रखना है, तो उसको उसका टॉनिक चाहिए। और उसको उसका टॉनिक कहाँ से मिलेगा? किताबों से। अगर आप एक स्टूडेंट है तो उसका टॉनिक वो किताब है। आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के तरीके, उस काम में हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, वो सारी चीजें उसका टॉनिक है। अब सपोज किया आप स्टूडेंट हैं, राइट, तो आप अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रखेंगे? चीजों को पढ़कर। आपको मान लिया सपोज एग्जाम देना है, तो वो सारी चीजें पहले से ही टाइम टू टाइम एग्जाम दिमाग में जानी चाहिए, ताकि वो आपका दिमाग इतना हष्ट-पुष्ट बन जाए कि जब आप एग्जाम में आप बैठें, जब एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो वो दिमाग एकदम एक्टिवेट हो जाए और वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी वो तुरंत चिटपिट एग्जाम में लिख डाले। अब अगर सपोज आपने पहले से नहीं पढ़ा तो वहां क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं, सो गई, फिर कहोगे दिमाग तो खराब था, क्या करता। जब मैं पढ़ता था तो मेरे जो प्रिंसिपल थे स्कूल्स के ज्योग्राफी के, तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आगे ही बैठता था, उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ एक विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा पौष्टिक आहार क्या है? अब मैंने खड़ा होकर तुरंत जवाब दिया कि जिसको फल खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। और देखो उस जमाने में पीटते थे टीचर, तो उन्होंने मेरे को एक लगाया तमाचा, कहा सिट डाउन। अब मैं तो वही उनको जवाब दिया जो उन्होंने पहले दिन मेरे को बताया था। पहले दिन उन्होंने खुद कही थी ये बातें कि विद्यार्थी को हल्का फुल्का भोजन खाना चाहिए, नींद कम आए और एकदम चुस्त दुरुस्त रहे वो। अब भाई मैं तो वही जवाब दिया। अब उन्होंने फिर पूरी क्लास से पूछा, अब पूरी क्लास से कोई बोला ही नहीं क्योंकि तमाचा तो मेरे को पड़ गया था, तो पूरी क्लास तो सोच रही थी कि बोलेंगे, प्रिंसिपल साहब हैं, एक और पटका देंगे। तो जब कोई नहीं बोला तब उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब मेरे को आज भी याद है क्योंकि तमाचा मैंने खाया था, और वही जवाब मैंने आपको भी बताया। तो उन्होंने बताया कि विद्यार्थी का जो भोजन है वो उसकी पढ़ाई है, उसकी किताबें हैं, जिससे कि उसका दिमाग हष्ट-पुष्ट रहता है। वही आपके सवाल का जवाब मैंने दिया कि अगर दिमाग हष्ट-पुष्ट रखना है तो क्या करना होगा? अच्छे से दिमाग का टॉनिक, और वो क्या होगी? उसकी किताबें, जो हर रोज, ये नहीं कि एग्जाम से पहले हमने पूरी किताब को ही रट डाला। जैसे होता ना, एक बच्चा बीमार पड़ जाए और डॉक्टर ने कहा कि सुबह शाम इसको दवाई देनी है, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, तब तो टॉनिक हो गया कि भाई चलिए 1 हफ्ता हमने 3 टाइम इसको दिया। और क्या आप उसको वो पूरी बोतल एक ही बार में पिला दें तो वो ठीक होने के बजाय तो मर जाएगा। सारी पूरी बोतल दवाई की एक साथ किसी के अंदर आप डाल देंगे तो कहाँ उसके बचने के चांस रहेंगे? तो सारी बोतल एक साथ तो नहीं पिला सकते ना, सुबह दोपहर शाम करके पूरे हफ्ते में देंगे। तो वही चीज है कि हमें रेगुलर वे में पढ़ाई करनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस वे में पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि दिमाग को उसका वो टॉनिक रेगुलर वे मिले और उसको वो एब्जॉर्ब करे और फिर एग्जाम के समय पूरा हष्ट-पुष्ट होके वहां वो काम करे। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप एक टीचर हैं तो आपने कई बच्चों को पढ़ाया है, ट्यूशंस में भी, स्कूल्स में भी। आज तक आपने उनमें कई बातें नोटिस करी होंगी, अच्छी बुरी, तो उनमें से आप कोई ऐसी 2 हैबिट्स बताइए बच्चों की जिससे वो अपने आप को एक सक्सेस पीपल से बहुत जीरो तक फेलियर की तरफ खींचते हैं। देखो बच्चों में जो सबसे ये बैड हैबिट है कि एक बढ़िया बच्चा है लेकिन कभी कभी वो जो है अपना जीरो लेवल पर आ जाता है, तो उसका एक तो होता है ईगो कि यस आई एम द सुपर। आपको पता होना चाहिए प्रकृति का नियम है कि जब आप अपने आप को सुपर समझने लगते हो
तो नेचर जो है आपको नीचे की तरफ खींच लेती है। तो हमें अपने अंदर कभी भी ये ईगो नहीं रखना चाहिए कि आई एम द सुपर। इस संसार में कोई भी सुपर नहीं है, एक से बढ़कर एक है। हो सकता है आपको 10 चीजें आती है तो सामने वाले को 50 आती होंगी, उससे अगले वाले को 100 आती होंगी। तो आप में यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। अब ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और आपने 2 चीजें फालतू उस टॉपिक पे बोल दी तो आपने टीचर को डिग्रेड कर दिया कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। वो टीचर हैं, वो आपसे कहीं ज्यादा जानते हैं। तो कभी भी अपने अंदर ऐसा ईगो नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ईगो से क्या होगा, आप डिग्रेड होंगे और वो ईगो आपको उभरने नहीं देगा। वो हर बार आप पर हावी हो जाएगा, जिससे कि आप जीरो की तरफ चले जाओगे। दूसरी बात होती है कि अपने गोल के प्रति इंटेंशंस और इंटेंसिटी ना होना। इंटेंशंस के गोल को अचीव करने की वो फीलिंग ना होना। इंटेंसिटी मतलब उतनी ताकतवर फीलिंग ना होना। जब हमारे अंदर वो इंटेंसिटी और इंटेंशंस नहीं होंगे अपने टारगेट के प्रति, तो उसे हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये 2 बैड हैबिट्स से हमें बचना चाहिए। और आपने उनमें जो ऐसी 2 अच्छी आदतें जिससे वो अपने आप को एक जीरो से, एक फेलियर से एक टॉपर तक पहुंचा सकते हैं या पहुंचाया है। देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो जिनका IQ बहुत फास्ट या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। मैंने इस पर अपनी एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सफलता क्या चाहती है। सफलता के लिए बेसिकली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हों तभी सफल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब कि अपने काम को निरंतर हमें करते रहना चाहिए। 2 दिन किया और 6 दिन बंद कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। जिसको हम कहते हैं रेगुलरिटी, वो होनी चाहिए। दूसरा, मेहनत करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। परिश्रम का, मेहनत का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप मेहनती नहीं हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल कर सके या आप लाइफ में कुछ अचीव कर सके। अचीव केवल वही बंदा करता है, भले ही वो एवरेज हो, मेहनती हो और कंसिस्टेंट हो। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो लगा रहे। जैसे आपने बचपन में सुना होगा खरगोश और कछुए की दौड़। तो कछुआ धीरे 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 चलता ही रहता है कंसिस्टेंटली और टारगेट पे पहुंच जाता है, लेकिन खरगोश के अंदर वो रहता है कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, और वो सो जाता है और वो हार जाता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी और मेहनत ये बहुत जरूरी है। यही मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन था। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और सोचती हूँ कि जल्दी फिर आपसे मिलना होगा। तो थैंक यू आज हम मेरे और दूसरे स्टूडेंट्स के इन आंसर्स का जवाब देने के लिए। अब अगली बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच यशस्वी, आपने मेरे को एक चांस दिया कि मैं इन सवालों का जवाब दे सका, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को उनके सवालों के आंसर्स मिलेंगे। और मैं तो कहूँगा कि आपका भी उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत से ये सारे क्वेश्चंस तैयार किए। और जल्दी ही हम लोग जो है दूसरा पॉडकास्ट करेंगे अपने कुछ JEE के बच्चों को लेकर, कुछ और सीनियर्स बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो ये हमारा जो एफर्ट है बच्चों की डे टू डे की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, इसे डिस्कस करना, ये चलता रहेगा। आज यशस्वी लेकर आई हैं, कल कोई दूसरा स्टूडेंट होगा, कभी कभी हम बाकी दूसरे टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हम टाइम टू टाइम ये अपना प्रोग्राम जो है बच्चों तक पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी, और सभी गार्जियन, सभी बच्चों और सभी मेरे मित्रों का सहे दिल से धन्यवाद।